नमस्कार। चलिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए एक पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा करना है, वो भी बिल्कुल शुरुआत से। तो कहाँ से शुरू करेंगे? दिल्ली सल्तनत की जो कहानी है ना, वो सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों के बारे में नहीं है। वो असल में इसी सवाल का जवाब है। एक तरह का ब्लूप्रिंट है कि आखिर एक एम्पायर बनाया और चलाया कैसे जाता है। तो हमारा बुनियादी सवाल यही है, कोई नया शासक आखिर कैसे एक शहर को राजधानी बनाता है, एक सेना को वफादार बनाता है और एक पूरे के पूरे सिस्टम को असरदार बनाता है। इन सारे सवालों के जवाब हमें दिल्ली सल्तनत के इतिहास में झांकने से मिलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। आखिर ये एक छोटा मोटा व्यापारिक केंद्र एक इतने बड़े साम्राज्य का दिल कैसे बन गया, आइए देखते हैं। देखिए, दिल्ली हमेशा से पावर सेंटर नहीं थी। 12वीं सदी में तोमर राजपूतों ने इसे एक जरूरी कमर्शियल हब बनाया, जहां बाजार लगते थे, सिक्के ढाले जाते थे। फिर आए चौहान, उन्होंने इसे जीता और इसकी अहमियत और बढ़ गई। तो मतलब जब 13वीं सदी में सुल्तान आए तो उन्हें कोई खाली जमीन नहीं मिली, बल्कि एक तैयार नींव मिली जिस पर उन्होंने अपनी राजधानी खड़ी कर दी। तो दिल्ली राजधानी तो बन गई, पर सवाल यह है कि सुल्तानों ने इतने बड़े साम्राज्य पर आखिर राज किया कैसे? उनके पास कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स थे, क्या सोच थी इसके पीछे? चलिए इसे समझते हैं। अच्छा, सल्तनत को समझने का जो हमारा मेन सोर्स है वो है तवारीख। ये फारसी में लिखी गई हिस्ट्रीज हैं, पर इन्हें लिखने वाले लोग थे कौन? सोचिए, ये वो पढ़े लिखे लोग थे, दरबारी, सेक्रेटरी, कवि, जो सुल्तान के आसपास ही रहते थे, उन्हीं के शहरों में, खासकर दिल्ली में। और यहीं पे हमें थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। ये लेखक क्यों लिख रहे थे? इनाम पाने के लिए, सुल्तान की कृपा पाने के लिए? तो जाहिर सी बात है, उनकी कहानियों में आम आदमी या किसानों की आवाज नहीं मिलेगी, बल्कि शाही दरबार का नजरिया ही झलकेगा। तो ये इतिहास तो है, पर एक खास चश्मे से देखा गया इतिहास है। तो सल्तनत का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो दो बड़े मजबूत पिलर्स पर टिका था। पहला था बंदगान। अब देखिए, ये सिर्फ गुलाम नहीं थे, नहीं नहीं, ये तो सुल्तान के सबसे भरोसेमंद स्पेशली ट्रेन्ड मिलिट्री ऑफिसर्स थे। इनकी वफादारी किसी और के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुल्तान के लिए थी। और दूसरा था इक्ता सिस्टम, सेना को मैनेज करने का एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही चालाक तरीका। इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। एकता का मतलब था सैलरी कैश में नहीं, जमीन में। मिलिट्री कमांडरों को एक इलाका दे दिया जाता था जहां से वो टैक्स वसूलते थे और उसी पैसे से अपनी पूरी सेना का खर्चा चलाते थे। ये सिस्टम कमाल का था, क्योंकि इससे शाही खजाने पर सीधा बोझ नहीं पड़ता था और दूर दराज के इलाकों पर कंट्रोल भी बना रहता था। अब बात करते हैं उस आइडियोलॉजी की, उस सोच की जो इस पूरे सिस्टम को चला रही थी। इसे न्याय का चक्र या सर्कल ऑफ जस्टिस कहा जाता था, और ये सल्तनत की राजनीति का, आप कह सकते हैं, मूल मंत्र था। ये चक्र काम कैसे करता था? सिंपल है, राजा का काम है न्याय देना। जब न्याय होगा तो किसान खुशहाल रहेंगे और आराम से टैक्स चुकाएंगे। उसी टैक्स से सैनिकों को सैलरी मिलेगी, और एक खुशहाल वेल पेड सेना ही तो राजा की हिफाजत कर पाएगी। मतलब साम्राज्य की सुरक्षा की चाबी महल में नहीं, बल्कि खेतों में काम कर रहे किसानों के पास थी। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि ये सारे तरीके असलियत में कैसे काम करते थे। कुछ खास सुल्तानों के उदाहरण से ये बात और भी साफ हो जाएगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रजिया सुल्तान की। बड़ा दिलचस्प केस है। देखिए, उस जमाने के एक इतिहासकार थे मिनहाज उस सिराज। उन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा कि रजिया अपने सभी भाइयों से कहीं ज्यादा काबिल और लायक थी, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं कि भाई एक रानी को शासक के तौर पर कबूल करना यह मुमकिन नहीं था। ये चीज उस समय के गहरे सोशल बायस का, उस पूर्वाग्रह का एकदम सीधा सबूत देती है। और नतीजा क्या हुआ? अपनी सारी काबिलियत के बाद भी रजिया को सिर्फ 4 साल में ही गद्दी से हटा दिया गया। वजह? क्योंकि दरबार के जो ताकतवर अमीर थे, उनके लिए रजिया का एक औरत होना उनकी काबिलियत से कहीं ज्यादा बड़ी बात थी। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी पर। ये कंट्रोल के मास्टर थे। इनका एक ही मकसद था, पूरी की पूरी सत्ता को केंद्र के हाथ में लाना। इसके लिए उन्होंने हर चीज पर काबू किया। जमीन की नापजोक करवाई ताकि टैक्स सीधा खजाने में आए। बाजार में चीजों के दाम तय कर दिए ताकि कोई मनमानी ना हो। और जो लोकल चीफ थे, उनकी ताकत ही खत्म कर दी। और ये सब क्यों किया? ताकि वो मंगोलों के हमलों से लड़ने के लिए बहुत बड़ी सेना खड़ी कर सकें। खिलजी के ठीक बाद आए मोहम्मद तुगलक।
जो सल्तनत के सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट करने वाले शासक थे। वो बहुत इंटेलिजेंट थे, पर उनके आइडियाज अक्सर या तो वक्त से बहुत आगे होते थे या फिर बहुत ज्यादा रिस्की। उन्होंने बड़े बड़े मिलिट्री कैंपेन प्लान किए, जिसके लिए भारी भरकम टैक्स लगा दिए। उन्होंने पुराने अमीर उमरा को हटाकर आम लोगों को ऊंचे पद दे दिए। ये सब थे तो बड़े साहसिक कदम, लेकिन इनमें से कई बुरी तरह फेल हुए और सल्तनत को कमजोर कर गए। देखिए, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। दिल्ली सल्तनत को भी बाहरी और अंदरूनी दोनों तरफ से चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और इन्हीं चुनौतियों ने आखिर में उसके पतन की नींव रख दी। सल्तनत को असल में 3 तरफ से घेरा जा रहा था। बाहर से मंगोल लगातार हमले कर रहे थे। अंदर से साम्राज्य इतना ज्यादा फैल चुका था कि दूर के प्रांतों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, और लोकल लेवल पर जो छोटे छोटे सरदार थे वो बस मौके की फिराक में रहते थे कि कब दिल्ली कमजोर पड़े और वो आजाद हो जाएं। इसे ऐसे समझिए जैसे सुल्तान की सत्ता एक रबर बैंड की तरह थी। दिल्ली के पास ये सबसे मजबूत और कसी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते, मान लीजिए बंगाल या दक्षिण भारत की तरफ, तो ये बैंड खिंचता जाता, कमजोर होता जाता और आखिर में टूटने का खतरा बढ़ जाता। तो हुआ यही। 14वीं सदी के आखिर तक सल्तनत का ढांचा चरमराने लगा। बंगाल और गुजरात जैसे बड़े प्रांत आजाद हो गए। इसके बाद जो सैयद और लोधी वंश आए, वो इस बिखराव को रोक ही नहीं पाए, और फिर 1526 में आखिरी सुल्तान की हार ने इस कहानी का अंत कर दिया और हिंदुस्तान में एक नए और भी बड़े साम्राज्य के लिए दरवाजा खोल दिया। तो आखिर दिल्ली सल्तनत ने अपने पीछे क्या छोड़ा? एक तो उसने दिल्ली को हमेशा के लिए भारत की सत्ता का केंद्र बना दिया। दूसरा, उसने शासन का एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया, एकता सिस्टम, टैक्स वसूलने का तरीका, एक ताकतवर स्टैंडिंग आर्मी, जिसे आने वाले मुगल साम्राज्य ने न सिर्फ अपनाया बल्कि उसे और भी बड़ा बनाया। सल्तनत भले ही खत्म हो गई, पर उसका बनाया हुआ ढांचा कायम रहा। और आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए रह जाता है, क्या 1526 में सल्तनत सच में खत्म हो गई, या सिर्फ शासक बदले और सल्तनत की बनाई हुई साम्राज्य चलाने की जो मशीनरी थी वो चलती रही, जिसे मुगलों ने बस एक नया रंग रूप दे दिया? इस पर जरूर सोचिएगा।